स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पंजाब पीसीएस का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। इनफैक्ट जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमेशा से ही आता है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पैसेज मिलता है और पैसेज के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है और क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है पैसेज के अकॉर्डिंग। अब इसका नाम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों पड़ा? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। दिस इज नाउन, SION आ गया, ये नाउन है। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग मतलब आप पैसेज पढ़ रहे हो और उसको समझ भी रहे हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देने से क्या ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है। अगर आपने क्वेश्चन का एक्यूरेटली आंसर दे दिया, इसका मतलब आपकी रीडिंग भी अच्छी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। अंडरस्टूड? अब प्रॉब्लम क्या होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में कि पैसेज कभी कभी बहुत लेंदी होता है, किसी किसी की रीडिंग स्पीड बहुत स्लो होती है, और शॉर्ट अटेंशन स्पैन आजकल सभी की है। क्योंकि आजकल इस तरह के हमें डाइवर्जन्स हमारे पास है, जिसकी वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो एकदम शॉर्ट हो ही चुका है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप समझ रहे हो? आप अगर देखो, मैं आपको सही बता रही हूँ, 59 सेकेंड्स का वीडियो देखने का भी पेशेंस नहीं है। पहली चीज, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो क्या हम उसको 59 सेकेंड्स टॉलरेट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम नहीं कर पाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, वो 59 सेकेंड्स में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या आप उसको प्रोसेस कर पाते हो? नहीं कर पाते हो तो आपका शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। ओके। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम पूरा पैसेज पढ़ रहे होते हैं, बाय द टाइम हम लास्ट पैराग्राफ में पहुंचते हैं तो हम जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है उसको हम भूल जाते हैं। तो बड़ा पैसेज होगा तो सारे इंफॉर्मेशन, जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया उसको प्रोसेस करना, उसको एब्जॉर्ब करना और फिर वाइल राइटिंग द आंसर उसको रिफ्लेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से एग्जाम का प्रेशर। ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम कंफर्ट जोन में आप कुछ पढ़ रहे हो, वैसा नहीं है, एग्जाम का प्रेशर है। अंडरस्टूड? तो हमें अपना लिमिटेशन पता है। ओके। उस लिमिटेशंस के साथ हमें आंसर्स को एक्यूरेटली देना है, तो वो हम कैसे देंगे? सबसे पहली चीज, आप लोग पैसेज मत पढ़ना। सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे। बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसेज का डिफिकल्टी लेवल कितना ज्यादा है आपको पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसका साफ मतलब है, इफ यू डिवोट 3 मिनट टाइम टू रीडिंग द पैसेज एंड आफ्टर डिवोटिंग 3 मिनट, यानी आपने 3 मिनट वेस्ट कर दिया, उसके बाद यू गॉट टू नो अरे ये तो पैसेज डिफिकल्ट लग रहा है, तो हमें ये 3 मिनट को सेव करना है। एग्जाम में आपका 1 सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये 3 मिनट तो बहुत ज्यादा है। ओके। तो ये 3 मिनट सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ने से हम पैसेज का टॉपिक पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब बिना पैसेज पढ़े हम 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, आई टेल यू। 30 सेकेंड में आप 5 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो आप क्वेश्चन पढ़ के आपको पैसेज का टॉपिक पहले ही पता चल जाएगा। मतलब आप ये सोचो, इतना बड़ा पैसेज पढ़ने के पहले यू गॉट टू नो कि पैसेज का टॉपिक क्या है। आपको पैसेज में, आई मीन क्वेश्चन पढ़ के आपको राइटर का ओपिनियन भी पता चल जाएगा। और इनफैक्ट आपको शायद ये भी पता चल जाए, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ने का, तो आपको पूरा पैसेज का क्रक्स भी पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है पैसेज का वो बेटर होगा, क्विकर होगा और एफर्टलेस होगा। और अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है, फर्स्ट रीडिंग में ही आप आंसर को लोकेट कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप पैसेज को पहले पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं लोकेट कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट आर द क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस के आप वही नहीं पता, आप आंसर क्या लोकेट करोगे। मगर क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होती जाएगी और आंसर्स को भी लोकेट कर पाओगे इफ यू रिकॉल द क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए, ये पैसेजेस है, ये मैंने सीएपीएफ से लिया है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चंस है, मैं आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम इस पे मैं क्वेश्चन करूंगी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट हर्डल्ड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया? व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी? व्हाई आर द men of sword and their work forgotten? Why are the conquest of Indian always remembered? What is the vital question referred to at the end of the passage, and what is your answer to that question? ओके, ये क्वेश्चन है। अब मुझे अक्ष आप बताइए, ये क्वेश्चन में कॉमन कीवर्ड कौन सा है जो पांचों क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, या चार में हो रहे हैं, या तीन में हो रहे हैं? ऐसा कोई कॉमन कीवर्ड? मैम कॉमन कीवर्ड जो एक तो ये है कि इंडिया और इंडिया की इंडिया के एक रिगार्डिंग। सेकेंड, एक सेकेंड, इंडियन। ओके, हाँ जी पांच मैम। क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन तो इंडिया के बारे में ही है। इसका साफ यस। मतलब है ये पैसेज पूरा का पूरा इंडिया के बारे में है। सेकेंड यस। क्वेश्चन, अमित आप बताओगे, इंडिया के बारे में क्या पॉजिटिव बात हो रही है कि नेगेटिव बात हो रही है? बस इतना मुझे जानना है। क्वेश्चन पढ़ के क्या आपको पता चल रहा है कि राइटर इंडिया को पॉजिटिव लाइट में ले रहा है कि नेगेटिव लाइट में ले रहा है? यस, समझ में आ रहा है? नेगेटिव ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स। ओके, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं इंडिया को नेगेटिव में ले रहा है, हम वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मैं बोलती हूं आप प्रोग्रेस कर सकते हैं मगर कुछ रुकावटें हैं, इसका क्या मतलब है? कि आप में पोटेंशियल है मगर कुछ रुकावटें हैं। इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है मगर कुछ रुकावटें हैं, पॉजिटिव में ले रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी? इंडियन वाइटैलिटी का यूनिकनेस क्या है? पॉजिटिव। Why are the conquest of Indian always remembered? Positive. इंडिया ने कॉन्क्वेस्ट किया, फिर भी वो याद कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। तो इंडिया तो इस एक तो पहली चीज इंडिया के बारे में बात हो रही है, दूसरी राइटर इंडिया को पॉजिटिव फ्रेम में ले रहा है, नेगेटिव फ्रेम में नहीं ले रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको पता है ये जो पैसेज है ना, ये सीएपीएफ का, यूपीएससी, बहुत डिफिकल्ट पैसेज है। मगर जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना और ये वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, तो पैसेज आई टेल यू बहुत आसान है, बहुत आसान। ओके, क्लियर? अब हम इसमें आते हैं। ये है आपका पीसीएस का 2013 का पेपर, जिसमें हम पैसेज सेकंड ले रहे हैं। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पैसेज अबाउट? What determines our choice of reading technique? What is skimming and how is it useful? What is scanning and when do we use it? Compare and contrast two reading techniques discussed in the passage. ओके, अक्ष आप बताइए, इस ये पैसेज किसके बारे में बात हो रही है? ये क्वेश्चन में कॉमन कीवर्ड क्या है? मैम रीडिंग के बारे में है। ये पैसेज का पूरा टॉपिक रीडिंग के बारे में है और ये पैसेज पूरा रीडिंग के बारे में ही बात कर रहा है। आप बता सकते हो रीडिंग के बारे में क्या बात हो रही है? मैम रीडिंग टेक्निक्स हैं कि करेक्ट, स्किमिंग करनी है या फिर स्कैनिंग करनी है। टेक्निक के बारे में बात हो रही है। आप ये देखो, सेकंड क्वेश्चन टेक्निक, लास्ट क्वेश्चन टेक्निक, स्किमिंग इज द टेक्निक एंड स्कैनिंग इज ऑल्सो टेक्निक। और जब पैसेज पढ़ोगे ना, इतना आसान हो जाएगा। और आपको है ना,
अच्छा, स्किमिंग था ना एक क्वेश्चन में, तो व्हेन यू गो थ्रू द पैसेज जहां पर भी स्किमिंग आएगा ना तो आप अंडरलाइन कर दोगे, आंसर लोकेट हो गया। अब आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा भाई वापस से आंसर ढूंढने में। ओके, अब ये एचसीएस का क्वेश्चन देखो। व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? इज ब्रेन ड्रेन स्टिल अफेक्टिंग इंडिया? इन व्हाट वे हैज द डेफिनेशन ऑफ ब्रेन ड्रेन नॉट चेंज फॉर इंडिया? लास्ट क्वेश्चन जो आता है एचसीएस में मीनिंग वाला ही क्वेश्चन होता है, आप लोग में नहीं होता है। ठीक है, बोलिए। ये किसके बारे में, अमित बताइए किसके बारे में ये? ओके, वेरी गुड। ये ब्रेन ड्रेन के बारे में है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ब्रेन ड्रेन, सेकंड क्वेश्चन ब्रेन ड्रेन, थर्ड क्वेश्चन ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन के बारे में क्या बात हो रही है, थोड़ा सा बता सकते हैं? एक लाइन में बता दो क्या बात हो रही है। देखो, एक तो ये है कि हाँ, ब्रेन ड्रेन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिया पे, बेसिकली यही बात हो रही है। अब देखना ये पूरे पैसेज में। अब ये वाला पीसीएस का, आप देखिए ये वाला। Identify the great epicenters of Indian civilizations as narrated in the passage. What does the phrase conjured into existence mean? What is the most distinctive feature of Indian civilization? Which section of society occupied a central place in Indian civilization? On what did the Indian social organization lay emphasis? बताओ, अक्ष बताइए किसके बारे में बात हो रही है? It's about Indian civilization. देख लो, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइज, सिविलाइजेशन के अंदर ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ओके, अच्छा, कुछ पता चल रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन का टॉपिक तो हो गया पैसेज में, किसके बारे में बात हो रही है, इंडियन सिविलाइजेशन में भी क्या बात हो रही है? बेसिकली जो इंडियन सिविलाइजेशन में जो इंडियन सोसाइटी है उसके बारे में बात है। करेक्ट। देख लो, सोसाइटी दो जगह आ गया, सिविलाइजेशन और उसके अंदर सोसाइटी। ओके, अब आप पैसेज पढ़ोगे ना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और रीडिंग अगर सपोज डिफिकल्ट भी नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो रीडिंग है ना फास्ट हो जाएगी आपकी। अब ये एचसीएस का है। What is the distinction between nominal phenomenal realm in Kant's philosophy? What is synthetic a priori knowledge according to Kant? What is categorical imperative in Kant's ethical philosophy? And what does Kant consider the basis of moral worth? Amit, बताइए किसके बारे में बात हो रही है? सोचो, ऐसा ऐसा पैसेज आ जाएगा तो कहाँ जाओगे बताइए? बिल्कुल, कांत फिलॉसफी के बारे में बात हो रही है पूरे पैसेज में। ठीक है, अब इसके इस कैंट फिलॉसफी के बारे में भी क्या बात हो रही है? ऑन मोरालिटी। तो यहां पर मॉरल वर्थ है, मगर और कहीं पे भी मॉरल वर्थ लिखा हुआ नहीं है। हाँ, एथिकल फिलॉसफी। अब देखिए, एक जगह का मॉरल आए ना, मोरालिटी आए, तो हम बता नहीं सकते कि पूरे पैसेज में होगा। मगर अगर दो क्वेश्चन में आ गया ना, तो फिर आप समझ जाओ कि कांत फिलॉसफी में भी एथिक्स के बारे में बात हो रही है, मोरालिटी के बारे में बात हो रही है। अब पैसेज पढ़ो, कितना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। Aksh, what is the central idea of the passage? What factors hold us back from taking bold decisions? What are the consequences of not taking right decision at the right time? What does हाँ, देखो ये नीचे आ गया। What does head overriding the heart mean in the context of the passage? Is the passage positive or negative in its import? Justify your answer. This passage is about taking right decisions या फिर about decisions or decision making. अच्छा, अबाउट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलो मान लेते हैं। डिसीजन मेकिंग के बारे में बात हो रही है, और क्या बात, इसके बारे में क्या बात हो रही है, कुछ बता सकते हैं? कि मेनली तो आई गेस डिसीजन मेकिंग में जब
रिस्क नहीं लेते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि राइट डिसीजन नहीं लिया राइट टाइम पे, यही लग रहा है। देखो बेसिकली डिसीजंस, राइट डिसीजंस, बोल्ड डिसीजन लेने का तरीका या कैसे लेते हैं, नहीं लेते हैं तो क्या होता है, बेसिकली यही बात हो रही है। राइट डिसीजन की बात हो रही है, बोल्ड डिसीजंस की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो ना, हेड ओवरराइडिंग द हार्ट। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पैसे सॉल्व कर लिया है मगर अब मुझे याद नहीं है, बहुत पहले सॉल्व किया था, मुझे कुछ भी इसके बारे में याद नहीं है। मगर हेड ओवरराइडिंग द हार्ट, इसका साफ मतलब है डिसीजन लेते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है हम हेड यूज कर रहे हैं कि हम हार्ट यूज कर रहे हैं। ओके, मुझे एक इसमें कोटेशन सा याद आ रहा है। अम, हमें डिसीजन दिमाग से लेना चाहिए कि दिल से लेना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक बुक आती थी रीडर्स डाइजेस्ट, शायद अभी भी आती होगी, और मैं पढ़ा करती थी पहले। तो उसमें ऐसा कोटेशन था कुछ, कि डिसीजन हार्ट से लेना चाहिए कि दिमाग से लेना चाहिए। तो जो फिलोसोफर था उसने कहा, फर्स्ट डिसाइड विच इज गुड, योर हार्ट और योर माइंड। अगर जो अच्छा है ना, उसी पे भरोसा रखो। एनीवेज, नेक्स्ट, HCS। ओ गॉड, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आप लोगों में, तो मैं ये हटा रही हूँ। अब देखो ये वाला। हम्म व्हाट इज द पैसेज अबाउट, देखो एक चीज आप लोग नोट करो, ये है PCS का। ओके, अब देखो, व्हाट इज द पैसेज अबाउट, व्हाट इज इट सेंट्रल आइडिया। 5 साल पहले आया हुआ था एग्जाम, अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप देखना, आपको मिलेगा। मैं शुरुआत से देखो, ये जो शुरुआत वाला है ये तो HCS का है, अब ये PCS का देखो, व्हाट इज द पैसेज अबाउट। ओके, फिर आपका HCS आ गया, अब PCS देख, तो ये रहा। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें नहीं पूछा गया है। फिर HCS आ गया, ये PCS 2018, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी पूरा पैसेज का जो क्रक्स है ना, जिस्ट है, वो पूछ रहा है। फिर ये HCS आ गया, ये रहा PCS, व्हाट इज द पैसेज अबाउट। ओके, चलिए। The art of propaganda is derived from the art of advertisement. Explain how the passage substantiates this statement. What does the expression "I had an abnormal shrinking from publicity" mean in the context of passage? Which word used early in the passage does it refer to? Oh, what according to passage are the perils of propaganda? According to the passage, why does propaganda succeed and what can be an antidote to propaganda? भाई वाह, बताइए, अमित बताइए, ये पैसेज किसके बारे में है। प्रोपेगेंडा, देखिए यहां पर आ रहा है प्रोपेगेंडा, फिर यहां नहीं आ रहा है मगर पब्लिसिटी आ रहा है, सिनोनिम है प्रोपेगेंडा का। फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा, फिर आपका प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा के बारे में क्या बात हो रही है। मतलब जो राइटर है प्रोपेगेंडा को पॉजिटिव फ्रेम में ले रहा है कि नेगेटिव फ्रेम में ले रहा है, ये पता चल रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, नेगेटिव, पेरिल्स। देखो कितना आप देखिए, हाँ पेरिल से हमें पता चल रहा है, एबनॉर्मल ये वाले वर्ड से पता चल रहा है। फिर साथ में राइटर ये भी बोल रहा है कि प्रोपेगेंडा का पेरिल्स है, पेरिल्स माने डेंजर्स है, मगर फिर भी प्रोपेगेंडा सक्सीड कर जाता है। और इसका क्या सल्यूशन है, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट से कैसे डिराइव हो रहा है, फर्स्ट। ओके, सेकंड, प्रोपेगेंडा, आई हैड एन, ये तो खैर कंटेक्स्ट है, इसका डेंजर क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, ये सक्सीड क्यों करता है। पूरा पैसेज का पूरा क्रक्स है ना, आपको इस क्वेश्चन में मिल गया। कितने अच्छे से क्वेश्चन सेट किया गया है। ओह, अब कुछ नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो आप लोग सबसे पहले ये आप कोशिश कर लो कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़ोगे।
अब जब आप लोग आंसर लिखोगे तो फर्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, सपोज आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है, ओके, ये वाला क्वेश्चन नहीं, सपोज ये एचसीएस का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है, फाइन। और हर क्वेश्चन में जब भी आप लोग ये वाला आंसर जरूर करना इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट। क्योंकि ये पीसीएस में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन होता ही होता है, तो आप लोग भी अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये ही रखोगे। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पीसीएस का कर रहे तो है ये क्वेश्चन, तो फिर ये क्वेश्चन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मगर आप लोग एचसीएस का कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर से ऐड करना, और ये वाला भी लेना ही लेना, मगर ये क्वेश्चन ऐड कर लेना और खुद से इसके आंसर लिख के मुझे देना। अंडरस्टूड। तो आप लोगों का एचसीएस का करोगे तो आप लोगों के पास 6 क्वेश्चंस होंगे, और पीसीएस का करोगे तो 5 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे पीसीएस का आरसी जिसमें व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट नहीं है, तो फिर आपका 6 क्वेश्चन उसमें हो जाएगा। अंडरस्टूड। क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चन का भी आंसर करना है। अब उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया कि हाँ ये पैसेज किसके बारे में। अब आप पैसेज पढ़ो। अब पैसेज पढ़ने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास टाइम कम रहेगा। वैसे तो आप लोगों के पास बहुत टाइम रहेगा, मैं सही कह रही हूँ, 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना बहुत टाइम रहने वाला है आप लोगों के पास। आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स हो के आराम से एकदम फ्रेश माइंड से और बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। मगर फिर भी जब आप लोग पैसेज पढ़ते हैं तो उसका एक थंब रूल है, पैसेज को कभी भी वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश मत करो, सेंटेंस टू सेंटेंस समझने की कोशिश मत करो। आप लोग एक फ्लो में, एकदम सीमलेस फ्लो में आप लोग पैसेज को पढ़ते जाओ, कहीं पर भी अटको मत। ये मत सोचो ओ नो ये अनफेमिलियर वर्ड आ गया, ये तो मुझे इसका मतलब नहीं पता है, ये सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये सब आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द 30% ऑफ द पैसेज। 30% पैसेज तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए हैं। अब एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को आपको समझने की जरूरत नहीं है, एक फ्लो में पढ़ो उसको। और जो आपको समझ में आया है वो डॉट डॉट्स में समझ में आया है, उस डॉट डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है, बस बस कनेक्ट कर दो। ओके। आप जर देखिए, अ, मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आंसर का एक्यूरेसी डिपेंड करता है ऑन द 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, अगर आपको ये लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है। पैसेज आप 70% समझ जाओगे ना, तब भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर कर सकते हो। इसलिए पैसेज को पूरा 100% तो समझने की जरूरत ही नहीं है। और आपके कोई स्टेट पीसीएस वाले कोई भी या यूपीएससी वाले ये नहीं जानना चाहते कि आप इंग्लिश में कितने महारत हासिल किए हो, ये जानना चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, बस ये ही जानना चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो आपको कोई भी इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स मिले, सेंटेंस मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते जाओ। और अगर आप क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो तो वहीं पर आप आंसर, अगर सपोज आपने क्वेश्चन रिकॉल किया, ओ व्हाट इज ब्रेन ड्रेन पूछा था ना, ब्रेन ड्रेन का प्रोपागेंडा का पेरल्स पूछा था ना, और ये पेरल मुझे नजर आ गया, उसको तुरंत का तुरंत अंडरलाइन कर दो। ओके, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। So make sure you highlight lines or keywords that can help you in answering the question. This method will help you save lots of time and effort. अब उसके बाद पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन में आए। ओके, अब आपको आंसर लिखना है ना, अब आप क्वेश्चन में आए। उसके बाद अब जब क्वेश्चन में आए तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, वापस से पैसेज में जाके आंसर को जहां जहां आपने मार्क किया है वहां वहां आप देखोगे, और अच्छे से फिर आंसर लिखना शुरू करोगे। ओके। ज्यादातर क्या होता है, आंसर एक ही जगह मिल जाता है, मगर बहुत जब कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस होते हैं बहुत ज्यादा, जो आप लोगों का नहीं है, होता है इतना, आप लोगों को थोड़ा आंसर स्कैटर्ड मिलेगा, मगर आप लोगों में कम चांसेस होते हैं इस तरह से आने की। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक इफेक्टिव आंसर्स का फीचर्स क्या क्या होता है। सबसे पहला फीचर होता है कि वो आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। आंसर एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन का जो डिमांड है ना, बस उसको पूरा कर दो, आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। ओके।
अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया जो क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा है, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, whom do you consider गांधी जी एज, नहीं, हु गांधी जी कंसिडर्ड एज हिज मास्टर्स, ये क्वेश्चन था। गांधी जी किसको अपना मास्टर्स समझते थे? दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या है? गांधी जी कंसिडर्ड रूसो, टॉलस्टॉय, कारपेंटर, रस्किन एज हिज मास्टर्स, यही आंसर है। ओके, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। बोल रहा है कि किसको गांधी जी मास्टर समझते थे, इसको इसको गांधी जी मास्टर समझते थे। अब इसके अलावा मैं क्या लिखूं? मैं कुछ नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा मैंने उसका आंसर कर दिया है, फुल स्टॉप हो गया है। नाउ आई कांट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। क्यों? अगर मैं लिख दिया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दिया ना, आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करोगे, बिल्कुल वेस्ट करने वाले हो आप। एग्जामिनर के पास मॉडल आंसर्स होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। कम से कम उनको ये तो पता है ना कि इस आंसर का लेंथ तो दो, एक एक लाइन का लेंथ है, 2 लाइन का लेंथ है, इसने 5 लाइन क्यों लिख दिया है? ओके। अब क्या होता है ना, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं मुझे, मैम एक एक क्वेश्चन 4 4 मार्क्स का है, सिर्फ एक लाइन में आंसर लिख दे। तो अगर एक लाइन में आंसर लिखेंगे तो फिर हमें मार्क्स कैसे मिलेगा? 4 मार्क्स का है, एक लाइन का में 4, आई मीन 4 कैसे मिल जाएगा? तो थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए। तो मैंने कहा लिख दो, अगर बड़ा लिखने का मन कर रहा है तो लिख दो। ओके। फालतू बैठा हुआ है ना एग्जामिनर आपका ना, बड़ा बड़ा आंसर्स को चेक करने के लिए, बहुत इंप्रेस हो जाएगा क्या बड़ा बड़ा आंसर लिखोगे? पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक जो मैं दे रही हूं वो है, 5 क्वेश्चंस आते हैं, पांचों क्वेश्चंस 4 4 मार्क्स के होते हैं, तो सबका मार्क्स वेटेज सेम है, तो फिर आंसर का लेंथ भी सेम होना चाहिए। क्या ये लॉजिक अप्लाई होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर में? बिल्कुल भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। पता है क्या लॉजिक अप्लाई होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के आंसर में? आंसर व्हाट इज आस्क्ड, ये मैच्योरिटी है। ओके। ये जो मैच्योरिटी है ना, वो आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उसका आंसर करो, बात खत्म। उसके बाद अब एक और तरीका है एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने का। क्या करना चाहिए, ये आप 90% केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। बिगिन योर आंसर बाय कॉपिंग द क्वेश्चन लाइन। क्वेश्चन के लाइन को कॉपी करके अपने आंसर को बिगिन करो। इससे क्या होगा, एक अलग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। देखो, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन सिस्टम? द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज, ओके, अभी अभी आपने आंसर स्टार्ट नहीं किया है, अब आंसर यहां पे स्टार्ट हो रहा है, मगर आपने शुरुआत क्वेश्चन के लाइन से किया। तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है पता है? एग्जामिनर जब पढ़ता है, ओ बच्चे ने आंसर शुरू कर दिया मगर नहीं शुरू किया है, ये तो अभी क्वेश्चन का लाइन ही चल रहा है। अंडरस्टूड? तो एग्जामिनर अज्यूम करके चलता है बच्चे ने स्टार्ट कर दिया आंसर। ओके। मगर आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो एजम्पशन है ना, वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर आता है एग्जामिनर के दिमाग में। उसको लगता है हाँ हाँ सही लिखा होगा। ओके। तो कोशिश यही करना कि आप आराम से क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू करो। ओके, अब देखो, हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू करने का। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑगस्टन एज एंड व्हाई? ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बोलती हूँ क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो, देखिए मैं तो हमेशा कोशिश मेरी यही रहती, 90% केसेस में मैं क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू करती हूँ। आप लोग को मैं आंसर दूंगी, आप लोग ये आरसी का पैसेजेस सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर्स भी मिलेगा। तो आप देखना 90% केसेस में मैंने आंसर जो है क्वेश्चन के लाइन से शुरू किया है। मैं आप लोगों को यही समझा रही हूँ कि कैसे शुरू करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए अक्ष, इसको कैसे शुरू करोगे? The period of Augustan age is as follows. फिर हाँ, अभी आपको पता नहीं आंसर क्या है, मगर इज से शुरू, द पीरियड ऑफ ऑगस्टिन एज इज, ओके।
ठीक है। उसके बाद इसको कैसे शुरू करोगे? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम देयर प्रेडिसेसर्स? Um, they differed from their predecessors. फिर आगे जो भी डिफरेंस। है। फिर बाय ये ऐसे भी शुरू कर सकते हो, मगर जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसके आंसर ऐसे नहीं शुरू किया था। अ, मगर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। को 90% केसेस में आप क्वेश्चन के लाइन से शुरू कर सकते हो, वो आपका कॉमन सेंस। अच्छा, यहाँ पर नहीं शुरू हो सकता तो मत शुरू करना। ये वाला, व्हाट आर द टू रीजंस बिहाइंड द ऑगस्टिन एज? ये तो द टू रीजंस बिहाइंड द ऑगस्टिन एज आर। ओके। अब एक और चीज मैं बताती हूँ इसमें, एक्यूरेसी का एक और पॉइंट। जहां जहां आपको लगता है कि आप पॉइंट वाइज आंसर दे सकते हैं, हर क्वेश्चन में पॉइंट वाइज आंसर नहीं दे सकते हैं, मगर जहां जहां लगता है कि आप पॉइंट वाइज आंसर दे सकते हो वहां पे आप कोशिश पूरी की पूरी करो कि आप पॉइंट वाइज आंसर दो। द टू रीजंस बिहाइंड द ऑगस्टिन एज आर एज फॉलो। वन, गैप दो। टू, पता है पॉइंट वाइज आंसर देने से ना आंसर चमकता है। एग्जामिनर को पैराग्राफ में जो शब्दों की भीड़ में उसको ढूंढना पड़ रहा है आपका आंसर, मगर पॉइंट वाइज लिखते हो तो उसको एकदम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखों में वो दिख रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, पॉइंट वाइज आंसर्स चेक करना इतना आसान होता है, इतना एफर्टलेस। मतलब मैं जब देख रही हूँ पॉइंट वाइज लिखा है जहां जहां आरसी में, मैंने कहा वाह, इसने तो मेरा दिन बना दिया। बस मुझे दिख गया ना आंसर का वो कीवर्ड, बस मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, बस खत्म। गॉट इट? पॉइंट वाइज लिखना। ओके। अमित, अब आपको शुरू करना है। शुरुआत कैसे करोगे? अपना टाइप करोगे। व्हाट इज द पैस, इसको छोड़ो, द पैसेज इज अबाउट ऐसे करके लिख देना। व्हाट इज द पैसेज अबाउट? द पैसेज इज अबाउट, इसको बताओ। व्हाट डिटरमाइंस आवर चॉइस ऑफ रीडिंग टेक्निक? इसको आप नहीं शुरू कर सकते हो क्वेश्चन के लाइन से। व्हाट डिटरमाइंस, तो व्हाट डिटरमाइंस क्या डिटरमाइन करता है, ये तो यहीं पे आ गया। दिस डिटरमाइंस आवर चॉइस ऑफ रीडिंग टेक्निक, अब पता नहीं क्या है आंसर। अच्छा, फिर द चॉइस ऑफ रीडिंग टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय। करेक्ट यार, क्या बात है। ऐसे लिख सकते हैं, आर चॉइस ऑफ रीडिंग टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय। हाँ, ये सब स्टूडेंट्स आप लोगों का ना अपना खुद का कॉमन सेंस है। यस, आर चॉइसेस। अच्छा, इसमें चॉइसेस नहीं लिखा है, चॉइस लिखा तो चॉइस लिखना। ओके, क्लियर। व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग इज, इट इज यूजफुल फॉर, अगर है तो। ओके। व्हाट इज स्कैनिंग? व्हेन डू वी यूज इट? अब देखो क्वेश्चन व्हेन है। वी यूज इट व्हेन एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट, आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, डू नॉट वेस्ट एग्जामिनर्स टाइम। एग्जामिनर के टाइम को रिस्पेक्ट करो, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो, और उसके पेन को भी रिस्पेक्ट करो। वो जिस दर्द से गुजर रहा है ना आंसर स्क्रिप्ट को इवेलुएट करते हुए, वो पेन है ना, मैं आपको कभी कभी बताती रहती हूँ। मुझे खुद, मैंने आपको ऐसे ऐसे आंसर्स दिखाए हुए हैं जिसको इवेलुएट करने में हालत खराब हो जाती है। आपको पता है मेरे पास एक ऐसा आंसर आया था जिसमें सारे लेटर्स पूरे के पूरे लेटे हुए थे। ही पेड मी फॉर इवेलुएटिंग दोज आंसर्स। पूरे लेटर्स लेटे हुए थे, मुझे तो लिटाना भी नहीं आता है, मगर पूरे, मैं कैसे इसको कैसे करूं, मतलब पूरे लेटे हुए थे। आप सोचो, मैंने एकदम मैक्सिमाइज करके मैंने वो सारे आंसर्स पढ़े थे, बिकॉज आई वॉज पेड फॉर दैट। और लिटरली, लिटरली माई आईज फिल्ड विद टीयर्स उसको इवेलुएट करते हुए। 48 पेजेस के आंसर्स थे, एक पेज नहीं था वो, 48 पेज, 200 मार्क्स के पेपर यूपीएससी का, इमेजिन। तो वो पेन को आप लोग समझो। और उन लोगों को, और पता भी, ऐसे भी एग्जामिनर इंसान है, फैमिली की परेशानी लेकर वो आ रहे हैं आपका इवेलुएट करने, ऐसे ही उनके पास इतना सारा परेशानी, ऊपर से आप लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो आपको मार्क्स देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अंडरस्टूड?
तो आप लोग कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो उन लोगों, उनके टाइम के फीलिंग्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके? ओके, सारे एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन आता है उसको फॉलो करो, क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करो, वर्ड लिमिट को रिस्पेक्ट करो, दोनों तरफ मार्जिन खींचो, विजुअल कंफर्ट दो एग्जामिनर को बाय गिविंग अप्रोप्रिएट स्पेसिंग। ओके, अब इसमें हम आ रहे हैं, तो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पैसेज दिया गया है, क्यों पैसेज दिया गया है? ताकि आप अपने आप को सीमा में बांधो, उस पैसेज के इर्द गिर्द ही आपको आंसर करना है। आप पैसेज के बाहर नहीं दे सकते हो आंसर। क्वेश्चन क्यों दिया गया है? आपको फिर से सीमा में बांधा गया है कि आप जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसी का आंसर करो। इतना लिबर्टी नहीं देता है, अंडरस्टूड, कि आप कुछ भी आंसर कर दो कहीं से भी। मुझे याद है मैंने एक टॉपर का आंसर स्क्रिप्ट, सॉरी नॉट आंसर स्क्रिप्ट, एक वीडियो देखा था। यूपीएससी का टॉपर था, सीएपीएफ का टॉपर। मुझे ठीक है, वो टॉपर है, मैं मानती हूँ, ओके, उसमें कोई शक नहीं है, मगर वो ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट जो टॉप कर लिया एग्जाम में। उसने कहा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ना 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो जब आप लोग आंसर कर रहे हो ना, तो ना विवेकानंद के कोटेशन भी दे देना। पैसेज में विवेकानंद है? नहीं है, तो आप कैसे कोटेशन दे दोगे? पैसेज रिलीजन के बारे में है? नहीं है, पैसेज साइंस एंड टेक के बारे में, और आप विवेकानंद के कोटेशन दोगे? अजीब बात नहीं लग रही है? बहुत इलॉजिकल बात है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पैसेज के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और कभी भी राइटर के अगेंस्ट मत जाना। ट्राई टू रेजोनेट योर ओपिनियन विद दैट ऑफ राइटर। अब मतलब आपका ओपिनियन, आपका, देखिए आप लोग एक मैच्योर इंसान हो, किसी भी इशू में आपका खुद का एक पर्सनल ओपिनियन होगा, मगर अगर आप देख रहे हो आपका पर्सनल ओपिनियन राइटर के ओपिनियन से कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तब भी आप अपने ओपिनियन को अलाइन करोगे राइटर के ओपिनियन से। ओके, एक स्टूडेंट था यूपीएससी का ही, और एक पैसेज था जिसमें राइटर पूरे पैसेज में बोल रहा था कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन होने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो उसमें इन्वायरमेंट वाला डिसएडवांटेज बताया, हेल्थ वाइज डिसएडवांटेज बताया, फिर साथ में एनिमल्स जिस पेन से गुजरते हैं व्हेन दे आर बीइंग स्लॉटर्ड, उसका बताया, और सारा एक क्वेश्चन था उस पैसेज में कि व्हाट इज योर ओपिनियन विद रिगार्ड टू ईटिंग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, कुछ ऐसे इस तरह से क्वेश्चन था। ओके, डू वी डू वी शुड वी ईट वेजिटेरियन, नो शुड वी ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था ना, आई डोंट रिमेम्बर। तो उस बंदे ने लिखा, हमें पता चल गया ना, राइटर राइटर इज इन फेवर ऑफ वेजिटेरियन फूड। अब ये कैंडिडेट क्या लिख रहा है? In my opinion, we should eat non-vegetarian food, because if we don't eat non-vegetarian food, chicken population will rise. Then how we are going to manage this population? ठीक है, हो गया, मैंने उसका evaluate सारा कर दिया, और फिर हमने जूम पे बात की। मैंने उसको बोला कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, तो उस ह्यूमन को भी खा लेना चाहिए, वरना पॉपुलेशन कैसे मैनेज होगा? पहली चीज तो ये लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज ये है, राइटर इज इन फेवर ऑफ वेजिटेरियन फूड, तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में क्यों लिखे? मुझे पता है आप नॉन वेजिटेरियन, आपके आंसर से ही मुझे पता चल गया, मगर आपने क्यों लिखा? आपको अपना ओपिनियन राइटर के ओपिनियन से अलाइन करना है, नो मैटर आपका क्या ओपिनियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखना। एक और पैसेज था जिसमें गांधी जी को नेगेटिव फ्रेम में लिया गया था। ओके, अब जो पैसेज था, सॉरी क्वेश्चन था, उसमें ओपिनियन था गांधी जी के बारे में, पॉलिटिकल व्यूज के बारे में। तो अगर कैंडिडेट पॉजिटिव में लिख दिया तो गड़बड़, समझ में आया? तो राइटर के ओपिनियन से अलाइन करोगे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं कभी कभी। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ऑगस्टन एज एंड व्हाई। एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं ना, तो अलग ही एक, उस समय ना वहां की हवाएं भी ना अलग ही होती है उस एग्जामिनेशन हॉल की। ठीक है, उस वजह से, और अंदर में बहुत बहुत कुछ चल रहा होता है, उस वजह से हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़े, इसको स्किप कर दिए, या तो इसको भी पढ़ लिए, आंसर करते वक्त इसको स्किप कर दिए। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। वॉट आर द टू रीजंस, इस टू रीजन को भूल गए, इस टू को भूल गए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। अगर सपोज आपका ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग ऐसे आंसर कर रहे हो, फिर वाई का आंसर करना है, तो वाई का आंसर कैसे करोगे? द पीरियड ऑफ द ऑगस्टन एज, व्हाट इज द पीरियड, सपोज पीरियड कुछ भी हो, दिस इज द पीरियड ऑफ ऑगस्टन एज बिकॉज, वाई का आंसर कर रहे हैं बिकॉज। और फिर एग्जामिनर को आपको दिखाना है कि ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, एंड आई हैव आंसर्ड दिस सेकेंड पार्ट सेपरेटली बाय चेंजिंग द पैराग्राफ। दिखाओ एग्जामिनर को कि आप कितने सीरियस हो। देखो सेकंड पार्ट का आंसर आपने एकदम अलग से लिखा है, उसको दिखना चाहिए। अंडरस्टूड? अब देखो, समटाइम्स अ सिंगल लाइन, अब कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी ना, यूपीएससी में ना बहुत ट्रैप्स है, बहुत ट्रैप्स है। अब देखो ये ट्रैप देखना, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन द इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? ये आपको लगता है एक ही क्वेश्चन है? बताइए, अक्ष बताइए, कितने क्वेश्चन लग रहे हैं इसके अंदर? एक तो इंटरनल असेसमेंट की और एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट की एडवांटेजेस। हाँ, अब स्टूडेंट्स का आंसर, ये भी यूपीएससी सीएपीएफ का है। दो अब, क्वेश्चन। हाँ, अब स्टूडेंट्स कैसे आंसर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। मतलब 0.01% स्टूडेंट्स होंगे जो इसका आंसर सही तरीके से करते हैं। सही तरीका क्या है इसका आंसर करने का? द एडवांटेजेस ऑफ द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन द इंटरनल असेसमेंट आर एज फॉलो। खत्म कर दिया पॉइंट वाइज आंसर। द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर एज फॉलो। टिक टिक टिक, आंसर कर दिया। ये है तरीका। अब स्टूडेंट लोग कैसे करते हैं, ये तो खैर बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, मगर कैसे करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज रिकॉग्नाइज, द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन इंटरनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर, फिर ऐसे ऐसे पॉइंट देंगे, फिर यहीं पर पूरा का पूरा मेस कर देंगे। इंटरनल टेस्ट में ये होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये होता है, इंटरनल टेस्ट में ये होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये होता है, पूरा मेस। ना ढंग से इंटरनल असेसमेंट नजर आ रहा है, ना ढंग से ऑब्जेक्टिव टेस्ट नजर आ रही है। अंडरस्टूड? एडवांटेजेस तो खैर दूर की बात है, पहले एग्जामिनर ढूंढ रहा है भाई, इंटरनल असेसमेंट ये रहा, ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये रहा, अच्छा आप ढूंढो इसका एडवांटेजेस, ढूंढो। क्या मतलब है, क्यों इतना पेन दे रहे हो? एग्जामिनर थोड़ी इतना पेन लेगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, what does the author means when he says that the power of state is absolute subject to certain restriction? ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है मुझे बताओ। आप लोग दोनों कोई भी बता सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? हम्म। यस, दो चीज डिमांड कर रहा है। पहला, स्टेट अब्सोल्यूट कैसे है? व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज द पावर ऑफ स्टेट इज अब्सोल्यूट? फर्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट स्टेट इज, या स्टेट पावर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस? तो अब देख लो, एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट है, आपको दो अलग अलग आपको आंसर करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर एक्यूरेट होगा।
तो क्वेश्चंस में भी ट्रैप रहता है। आपको पता है, आप लोगों को जितने भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में ट्रैप्स है। एग्जामिनर ये देखता है कि आपने कितने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए तो उसके पास पूरी लिबर्टी है। क्योंकि देखो, यूपीएस में तो साफ लिखा है, इफ यू डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन देयर विल बी हिडन पेनाल्टी, नॉट हिडन, देयर विल बी पेनाल्टी। जो हिडन हमारे लिए हमें पता भी नहीं चलता है। मगर हर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मुझे पता है, इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोग फॉलो करें। वो इंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं लिखा रहता, वो आप ही लोग के लिए है। ओके। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी ट्रैप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन भी ट्रैप है, इस तरह के क्वेश्चंस भी ट्रैप होते हैं। ताकि आप लोगों को समझ में आए यार, एक क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन छुपा हुआ है, आप लोगों को अलग अलग सेपरेटली आंसर करना है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज भी देखना है। ये भी क्वेश्चन आया था, ये बहुत इजी पैसेज था, योगा के बारे में था, 2019 में पूछा गया था सीएपीएफ में। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड योगा। अब देखो, ये एस लग गया ना स्टूडेंट्स, तो आपको प्लूरल करना है, यानी आपको दो इम्प्लीकेशंस लिखना पड़ेगा, एक नहीं। अब जब ये योगा वाला पैसेज आप लोग पढ़ोगे, अगर पढ़ा भी होगा, जैसे अक्षर तो पढ़ा भी होगा, तो फर्स्ट पैसेज में एक इम्प्लीकेशन लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट उसी में सेटिस्फाइड, अरे एक इम्प्लीकेशन लिखा है तो चलो ठीक है। मगर एस लिखा है ना, तो आपको दो इम्प्लीकेशन लिखना। फिर वो लोग जब सेकंड पैसेज, सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, तब उनको सेकंड इम्प्लीकेशन दिखेगा। तो आंसर थोड़ा सा स्कैटर्ड है इसमें। ओके। अब हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले भी। क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है वन लाइन आंसर, तो वन लाइन आंसर करो। क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है 40-50 वर्ड, तो 40। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी का आंसर करो स्टूडेंट, एक्स्ट्रा मत लिखो। ओके। ठीक है। एक शो आता है जिसमें एक अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन है, वो बच्चों का इंटरव्यू करता है अपने शो में, मैं भूल गई उसका नाम। तो उसमें एक क्वेश्चन, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि हाउ यू स्टीव फेल्ट, क्या? स्टीव हार्वी का। करेक्ट, स्टीव हार्वी। हाउ यू फेल्ट व्हेन यू बिकेम अ मेयर। एक छोटे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, ही वॉज 5 years ओल्ड। हाँ, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू बिकेम मेयर। उसका आंसर क्या था पता है? माई ब्रदर वॉज अ मेयर ट्वाइस। अब बताओ, क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड यू फील व्हेन यू बिकेम अ मेयर। आंसर क्या दिया? माई ब्रदर वॉज अ मेयर ट्वाइस। वो बच्चा है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और, आंसर कुछ और। आप मैच्योर हो। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस, 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 समझदार यस। हो ना, बच्चे नहीं हो। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर कर दो, बात खत्म। ओके। प्रिसाइज, रेलिवेंट, कंप्लीट, अननेसेसरी रेपिटेशन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, सब खत्म। कुछ नहीं, एकदम टू द पॉइंट आंसर करो। अब नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स जैसे मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या हम है ना पैसेज से लाइंस लिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसेज से लाइन लिफ्ट करना। मगर इसमें भी आप लोग जब लिफ्ट कर रहे हो ना, नक्कल में भी अक्ल चाहिए ना। लिफ्ट कर रहे हो ना, तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को हटा हटा दो, डेकोरेटिव वर्ड्स को हटा दो, सिंप्लीफाई कर दो कॉपीड सेंटेंस को, और फिर अपने आंसर देखो। अब देखो, मैंने ये वाला, ये भी सीएपीएफ का ही है, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा, देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रॉप्स अप फॉर कंसिडरेशन। ओके। इसका आंसर लिखा है, when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops for consideration, ये क्वेश्चन लाइन लिया, comma, every linguistic group on border areas gets into conflict with one another for having their own mother tongue as official language in the particular region। अब ये लाइंस मैंने कहाँ से लिया है, ये पैसेज का लाइन देखो। When the question of redefining the boundaries of linguistic state comes up for consideration, one finds the worst tension and conflict। अब ये वर्स्ट टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट को मैंने क्या कर दिया, सिर्फ कन्फ्लिक्ट लिख दिया। कहां पर कन्फ्लिक्ट होते हैं? बॉर्डर एरिया में। तो ये देखो, बॉर्डर एरिया किसके बीच में होते हैं? टू और मोर लैंग्वेज ग्रुप्स। तो मैंने लिख दिया एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब मैं क्या लिखूं, टू और मोर, क्या जरूरत है?
एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप, अगर एवरी भी नहीं लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन क्यों लिखूंगी, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ऑन, या डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स लिख दो, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ऑन बॉर्डर एरियाज ऐसे लिख दो। एजिटेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ द, अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, एजिटेट्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स डोमिसाइल इन द स्टेट वेयर इट्स ओन मदर टंग वुड बी ऑफिशियल है। मुझे ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, और सिंपल भी है। तो मैंने क्या किया, कंफ्लिक्ट विथ वन अनदर फॉर हैविंग देयर ओन मदर टंग एज लैंग्वेज ग्रुप एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द पर्टिकुलर रीजन, बात खत्म कर दिया। तो मैंने भी लाइंस, और अगर आप लोग देखोगे पैसेज के आंसर्स जब मैं आप लोगों को भेजूंगी, मैं लाइंस हमेशा लिफ्ट करती हूँ पैसेजेस से, हमेशा लिफ्ट करती हूँ, मगर मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ऐसे पूरा आंख बंद करके कॉपी करके नहीं लिख देती हूँ। देखो कहीं कहीं हो सकता है कि कर दें, ठीक है, कहीं पे कोई स्कोप ही ना हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जहां पे स्कोप है वहां पे तो हम कर ही सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो फिल्टरेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अब देखो, जहां भी आपको लगे कि आपको पॉइंट वाइज आंसर आप लिख सकते हो तो वो मौका मत गंवाना स्टूडेंट्स। ओके, आप पॉइंट वाइज लिखना, जैसे ये 2019 का सीएपीएफ का क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। पता है, मुझे ना सच में कभी कभी ना अपने स्टूडेंट्स पे तरस भी आता है, सच कह रही हूँ। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना 2019 के पैसेज से लिया गया है, थर्ड पैराग्राफ, पूरा का पूरा थर्ड पैराग्राफ बहुत बड़ा पैराग्राफ है, और उसमें सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा बताया गया है, सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स। और कितना बेनिफिट्स है आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स। और पता है क्यों तरस आता है, जहां पे आप लोगों को ज्यों का त्यों उतार कर सिर्फ पॉइंट वाइज लिख देना है आंसर, वहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 बेनिफिट्स ना लिख के, कोई कोई 3 बेनिफिट्स लिख के छोड़ देता है, कोई 5। आप लोगों को 4 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं जो सीएपीएफ के हैं, 4 आउट ऑफ 4, मगर नहीं, उनको नहीं चाहिए 4 आउट ऑफ 4। उन लोगों को इतना ज्यादा मार्क्स लेंगे तो एलर्जी हो जाएगी ना, 1 और 2 उनको अच्छा ही लगता है, तो 3 4 लिख के छोड़ देते। मैं बोलती यार, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है उसमें तो मेरे को समझ में भी आता है यार, जो क्वेश्चन साफ साफ जिसका आंसर लिखा हुआ है पैसेज में, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आप लोगों को उसमें दिक्कत हो रही है, सोच लो। और मुझे मैं बताऊं तो मुझे इक्का दुक्का स्टूडेंट मिले होंगे जिसने इसका आंसर बहुत अच्छे से लिखा है, इक्का दुक्का। एनीवेज, तो जब आप लोगों को पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है तो आप लोग वो मौका को मत छोड़ना, पॉइंट वाइज लिखना, वो बहुत जल्दी, वो बहुत स्कोरिंग होता है वो वाला क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, पॉइंट वाइज जब लिखते हो तो प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखो। इट reduces स्ट्रेस हार्मोन, इट लूजन्स अप, देखो कितना सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। अब स्टूडेंट्स कैसे कैसे लिखते हैं, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन से शुरू कर देंगे, इट गायब कर दिया, चलो ठीक है। दूसरा तरीके से हमारा, मसल स्ट्रेंथन, बोन स्ट्रेंथन, और तरीका सुनो, मसल स्ट्रेंथनिंग, बोन स्ट्रेंथनिंग, मेंटेनिंग कार्टिलेज, बस। समझ में आ रहा है ना, मतलब मार्क्स नहीं चाहते हैं, इसको मैं कहती हूँ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। पता चल रहा है यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर एग्जाम, तो फिर मैं क्यों सीरियस हूँ भाई। मतलब जब एग्जामिनर को पता चलेगा ना कि आप सीरियस हो, आपके आंसर स्क्रिप्ट से पता चल जाएगा, तो एग्जामिनर भी सीरियस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके इस एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करेगा। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी तक टेंस नहीं पढ़ा है, मगर कल से टेंस की क्लास शुरू हो जाएगी, मगर आप लोगों को इतना तो पता ही है, सब्जेक्ट का टाइम आप लोग पहचान सकते हो। तो जब आप लोग को दिखता है कि टाइम, क्वेश्चन का टाइम प्रेजेंट है, तो आंसर का टाइम भी प्रेजेंट रखना है, ठीक है। अब देखो, ये आप लोग जब इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। What does the garbage on Mount Everest consist of? The garbage on Mount Everest. अब ये does सिंगुलर है, ये वर्ब है, does गायब हो जाएगा when you
व्हेन यू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस तो डज रहेगा, मगर जैसे ही आप पॉजिटिव सेंटेंस में आओगे डज गायब हो जाएगा। सिंस ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर हो जाएगा। द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ। ओके। अब इसको अगर पॉइंट वाइज लिख दो तो अच्छा रहेगा, इसको मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, मगर इसको पॉइंट वाइज लिख दो। अबैंडन 1 2 3 4 5, कितने अच्छे से नजर आएगा एग्जामिनर को, भर भर के मार्क्स देगा आप लोगों को। यूसेज ऑफ प्रोनाउन, एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आई एन यू नहीं लिखोगे, हालांकि आप लोगों का लेटर भी आता है तो लेटर में तो आई एन यू लिखना पड़ेगा। ओके, थैंकिंग यू, आई वुड लाइक टू सजेस्ट, तो आई लिखना पड़ेगा। मगर इसके अलावा आपका एस्से है, उसमें नहीं लिखोगे, प्रेसी में नहीं लिखोगे। जैसे एस्से में लिखते हैं, हम बात करेंगे एस्से आएगा तो। जैसे एस्से में कोई कोई इस तरह से लिखता है, लेटस, लेटस गलत है ना, क्योंकि लेटस लिखोगे तो अस में आई भी आ जाएगा और साथ में एग्जामिनर भी आ जाएगा। क्योंकि आंसर स्क्रिप्ट के अलावा जो इंटरेक्शन हो रहा है, आंसर स्क्रिप्ट के थ्रू इंटरेक्शन आपका और एग्जामिनर के बीच में हो रहा है, तीसरा और कोई है भी नहीं। तो लेटस में एग्जामिनर भी आ गया और आप भी आ गए। अब दोनों मिलकर कर क्या रहे हो? ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते ना, दोनों मिलके एक दूसरे को तो देखा भी नहीं, क्या करोगे? तो इसीलिए यू भी नहीं लिखा जाता। यू का मतलब आप एग्जामिनर को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने ऐसे में। कहाँ से आ गया एग्जामिनर? आई क्यों लिखोगे आप इतने बड़े, अभी तो इतना अपने आप को होता है ना कि अपने आप को सेल्फ एग्जाल्टेशन हो गया है। कहने का मतलब अगर आई आपने लिख दिया ना ऐसे में तो उसको हम सेल्फ एग्जाल्टेशन कहेंगे, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा आप एम्फेसाइज कर रहे हो। आई मत लिखना कभी। ओके। और ये अस भी कभी नहीं लिखना। फाइन। अच्छा, आरसी में अगर आपका ओपिनियन पूछता है, व्हाट इज योर ओपिनियन, तब इन माय ओपिनियन ऐसे करके लिख सकते हो। थर्ड पर्सन में आंसर लिखना है। और कॉन्ट्रैक्शन ये सब मत रखो। स्टूडेंट्स लोगों की आदत होती है इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रखने की, तो ये सब मत रखो। और पंचुएशन पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी से अपना हैबिट बना लो। अभी आप लोग ग्रामर के टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो हैबिट बना लो, जहां फुल स्टॉप देना है फुल स्टॉप दो, जहां कॉमा देना है, कैपिटल लेटर के मिस्टेक मत करो। मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, हमारे भारत को भी छोटा में लिख देते हैं, मगर अपना नाम को तो कैपिटल में लिखेंगे, मगर भारत का नाम को छोटे में कर देंगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। ओके। यस कुछ मैम। चीजें हैं और कोई क्वेश्चन है? चलिए एक और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हम बात कर लेते हैं। हम्म। आप लोगों को प्लेन शीट मिलेगी, रूल शीट। प्लेन में भी रूल शीट, उसमें क्वेश्चंस प्रिंटेड नहीं होते हैं पंजाब पीसीएस में। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखोगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को ऑल्टर भी नहीं करोगे, बहुत गलत हो जाएगा। ओके। जैसा सीक्वेंसिंग है वैसा ही रखोगे। फिर लीव वन लाइन स्पेस बिटवीन ईच आंसर, स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रीडेबिलिटी एनहांस होती है और जो एग्जामिनर है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, अच्छा ये एक आंसर है ये एक आंसर है। ओके, पॉजिटिव इंप्रेशन होता है। फिर क्वेश्चन के लाइन से कोशिश करोगे, क्वेश्चन के लाइन से शुरू करिए, हमने बात कर लिया है। जहां पे आपको लगता है कि आप बुलेट पॉइंट्स में दे सकते हो तो आप बुलेट पॉइंट्स में दो, मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुलेट में दे रहे हैं, बुलेट में देते देते एक बिना बुलेट का दे देंगे। तो जब बुलेट में दे रहे हो तो सारा ही फिर आप पॉइंट्स में दो ना, आप अलग पैराग्राफ क्यों करें? अगर पैराग्राफ में दे दो पूरा पैराग्राफ में दो। हाँ, अगर सपोज क्वेश्चन का दो पार्ट है, एक पार्ट आपको पॉइंट में देना है, दूसरा पार्ट पार्ट को एक्सप्लेन करना है, तो वो भी ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक पार्ट को आप पॉइंट में भी दे रहे हो पैरा में भी दे रहे हो तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर दो पार्ट है तो एक का आंसर करो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसको अलग सेपरेट पैरा में उसको आंसर करो, इससे क्लैरिटी आएगी, आइडियाज मिक्स नहीं होंगे और इवैल्यूएशन इजियर होगा। आपका तो यही ऑब्जेक्टिव है कि एग्जामिनर को कम पेन हो। ओके। नेक्स्ट, बोल दिया है पैसेज के बियॉन्ड मत जाना, क्वेश्चन के बियॉन्ड मत जाना, एक्स्ट्रा डिटेल, पर्सनल ओपिनियन, एजम्पशन, सब कुछ आपका मार्क्स को रिड्यूस कर देगा। ओके। फिर उसके बाद कोई कोई क्या करता है, अपने वर्ड्स में लिखता है। ओके, तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, उससे कोई मना ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अपने वर्ड्स में लिखने में स्टूडेंट्स जो है राइटर का ओपिनियन चेंज कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है।
ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ लाइन को लिफ्ट कर लो, थोड़ा सा फिल्टरेशन कर लो, बात खत्म। टेंस चेंज नहीं करोगे, ये चीज ध्यान रखना है। आपका ओपिनियन पूछा जाए तो अलाइन करो राइटर के ओपिनियन से। ओके। हाँ। अब सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आप लोगों का वैसे आता नहीं है, तो इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं है। फाइन। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में तो पूछ लो। ठीक है। आप लोग को क्या करना है कि फर्स्ट पैसेज का आप लोगों को आंसर देना है। अब थोड़ा सा आप लोगों का वर्कलोड थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों को ग्रामर का टेस्ट भी देना है, ग्रामर के वीडियोस भी देखने हैं, आई मीन लाइव क्लास अटेंड करना है, और आरसी भी देना है, तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये एससीएस का पैसेज है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, सॉरी, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, ये होगा। ओके। अब जब आप लोग मुझे आंसर लिख के दोगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग है ना, मुझे ये क्वेश्चन मुझे हर हालत में अटैच करके देना। मतलब दो फाइल खोलने में बड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन अटैच करके दे देना। ओके मैम। ठीक है। यस। हाँ, और कोई कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? ओके देन, थैंक यू वेरी मच।